पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युवराज और परी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। युवराज की नज़र उसके हाथ में मौजूद उस फोटो पर पड़ी जिसे परी ने पूरी तरह से मरोड़ दिया था। परी उसे अपनी नज़रें चुरा रही थी। युवराज ने कुछ नहीं कहा, आहना को अपनी गोद से उतारा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। परी ने अपनी मम्मा को देखते हुए सवाल किया, मम्मा पापा इस तरह से क्यों चले गए? अहाना सोने चलो बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है तुम्हें। परी ने उसके सवालों का जवाब दिए बिना ही उसे डांट दिया। अहाना ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी मम्मा इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। युवराज के विला में युवराज जिम सूट में अपने विला में मौजूद जिम में था। उसके चेहरे से पसीना लगातार बहे जा रहा था, लेकिन वो पंचिंग करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। पंचिंग बैग को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो चीख चीख कर कह रहा हो, बस करो। युवराज को बार बार परी का वो चेहरा याद आ रहा था जो उसने अभी कुछ देर पहले देखा था, और उसके कानों में अयान की बातें सुनाई दे रही थी कि परी उसके फ़ोटो को देख देख कर रोती रहती है। उसके दिल में जैसे आग जल रही थी। वो अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। इतने में दरवाजे पर एक आवाज़ आती है, जो आवाज़ एक लड़की की होती है। युवराज, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? युवराज रुक गया। उसे ये आवाज़ शायद पहचान में आ चुकी थी। उसके चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने कहा, नहीं। रिद्धि ने थोड़ा परेशान होकर कहा, लेकिन युवराज, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। युवराज ने गुस्से में कहा, रोहित से बात करो। नहीं, ये विराज के बारे में है। जैसे ही रिद्धि ने कहा, युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन ठंडे हो गए। उसने टॉवल लिया और अपने सिर को साफ करते हुए कहा, अंदर आओ। जैसे ही रिद्धि अंदर आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। युवराज शर्टलेस था। उसके एडवांस एप्स के ऊपर रिद्धि की नज़रें ठहर गई। शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान थे, जो ये गवाही दे रहे थे कि युवराज ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है। लेकिन उसके शरीर पर ये निशान भद्दे नहीं लग रहे थे, बल्कि उसके शरीर की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। रिद्धि का मन कर रहा था कि वो एक बार युवराज के एप्स को छूकर देखे, लेकिन युवराज ने उसे खुद को और भी ज़्यादा घुनने का मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। रिद्धि ने अपनी नज़रें हटाई और अनजान बनते हुए कहा, माफ़ी चाहती हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन विराज बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था तुमसे बात करने की। वो खाना भी नहीं खा रहा था और ऊपर से तुमने उसकी कॉल भी नहीं उठाई। युवराज ने रूम के बाहर आते हुए कहा, उसको कॉल मिलाओ। उसकी बात सुनकर रिद्धि ने तुरंत एक नंबर डायल कर दिया। उसकी बेल बजते ही सामने से फ़ोन उठा लिया गया। 4-5 साल का बच्चा बोला, डैड, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? युवराज ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करके अपना ही एक सवाल पूछ लिया। सामने से शांति छा गई। कुछ देर बाद विराज को लगा कि युवराज कॉल काटने वाला है, तो विराज ने कहा, जब तक मैं मम्मा से नहीं मिल लेता मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझे मम्मा चाहिए। युवराज ने अपनी आंखें बंद की और गुस्से में कहा, जिद मत करो, खाना खा लो। विराज गुस्से में चिल्लाया, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मैं अपनी मम्मा से मिल नहीं लेता। विराज ने गुस्से में कहा, फिर अपना फ़ोन काट दिया। तभी युवराज का फ़ोन दोबारा से बजा। युवराज ने फ़ोन उठाया तो लगभग 50 साल की बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, विराज, ये लड़का बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। इसने सच में खाना नहीं खाया। बेहतर होगा कि तुम यहाँ आ जाओ। युवराज ने शांति से जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन काटने के बाद युवराज ने रिद्धि से कहा, मेरे जाने का इंतज़ाम करो। रिद्धि ने अपनी गर्दन हिलाई और वहाँ से चली गई। एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते के बाद
आईजी के ऑफिस में आईजी ने अपने सामने रेहान को खड़ा देखा। रेहान, तुम्हें इस केस को सॉल्व करने के लिए आइलैंड पर जाना होगा, क्योंकि जो 3 लोग मरे हुए मिले थे उनमें से एक के पास आइलैंड का आईडी प्रूफ मिला हुआ है। पिछले 1 हफ्ते से मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और सबका लिंक किसी न किसी तरह से आइलैंड से है। मैं जानता हूँ ये काम थोड़ा जोखिम है, लेकिन ज़रूरी भी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। सर, ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप मेरे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं। आपके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। आईजी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जाओ। जी सर। रेहान ने सैल्यूट मारा और वहाँ से चला गया। तभी आईजी ने दोबारा से कहा, रुको। रेहान मुड़ा और कहा, जी सर। एक काम करो, अपने साथ किसी काबिल लड़की को लेकर जाना। आईजी की बात सुनकर रेहान ने कहा, ओके सर। फिर वो वहाँ से बाहर आ गया। काबिल लड़की के बारे में सुनकर उसके दिमाग में जो सबसे पहले नाम आया वो था परी। रेहान जल्दी से परी के पास पहुँचा। परी ने जब उसकी पूरी बात सुनी तो कहा, अरे यार, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं तुम्हारे मिशन में तुम्हारा साथ दे सकूँ। लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों का ख्याल भी तो रखना है। भगवान ना करे कि वहाँ जाकर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था इस बारे में। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी परी, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। इस तरह से माफ़ी मांगता हुआ उसे देखकर परी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो तुम्हारे अंदर सोचने के लिए दिमाग भी है। ये सुनकर रेहान का मुंह बन गया। उसने कहा, अगर चलना नहीं है तो मना कर दो, लेकिन इस तरह से मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। रेहान अब चिढ़ चुका था। परी को उसका ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। परी ने आगे कहा, अगर तुम वहाँ से ज़िंदा लौटकर नहीं आए तो मैं अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त तो खो दूँगी। मुझे बहुत दुख होगा। परी ने कहा तो रेहान बोला, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? ऐसी बातें तो मत करो जैसे सबसे ज़्यादा इंतज़ार तुम्हें मेरे मौत का ही हो। परी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रेहान गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। वो खड़ा होकर जाने लगा तो परी ने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे आईजी सर का फ़ोन कब से आ चुका है। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। मैं तो बस तुम्हें टीच कर रही थी। रेहान ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। परी मुस्कुरा दी तो रेहान भी मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, अहाना और आयान का क्या होगा? वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मैं उन्हें माँ और पापा के पास छोड़ने वाली हूँ। परी ने कहा तो रेहान अपना गर्दन हिला दिया। रेहान के जाने के बाद परी ने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने दोनों बच्चों के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा, उन्हें गले से लगा लिया। उसके दिमाग में जो तीसरा इंसान घूम रहा था वो था युवराज। 1 हफ्ता बीत चुका था। युवराज का कोई अता पता नहीं था। क्या युवराज ने हार मान ली थी? अब वो उनके आसपास भी नहीं भटक रहा था। क्या उसे अब अपने बच्चों की याद नहीं आती? क्या वो अब कभी हमसे मिलने नहीं आएगा? परी ने खुद को कोसा। वो क्यों युवराज के बारे में इतना सोच रही है? ये तो ठीक है कि वो उनके सामने नहीं आ रहा है। कम से कम अब उसे युवराज का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। सोचते ही सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। मम्मा मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? अहाना ने मायूस होते हुए पूछा। परी ने प्यार से उसके गाल पर किस किया और कहा, मैं जल्द ही वापस आऊँगी। मम्मा, ज़्यादा दिन आपके बिना थोड़ी ना रह पाएगी। परी ने अयान को गले लगाया और कहा, अपना और अहाना का ध्यान रखना। अयान बोला, मम्मा आप भी अपना ख्याल रखना। उसके बाद अयान ने परी के पीछे खड़े रेहान से कहा, अंकल मेरे मम्मा का ख्याल रखना। ठीक है मेरे शेर, मैं तुम्हारे मम्मा का अच्छे से ख्याल रखूँगा। रेहान ने मुस्कुराकर कहा। परी अपने दोनों बच्चों को गले से लगाई। उसकी आंखें नम हो गई। वो आज से कभी
अपने बच्चों से इतना दूर नहीं रही थी। परी फिर अपने माँ बाप के गले मिली। उसके माँ ने कहा, अपना ख्याल रखना। परी के पापा ने कहा, तुम जो भी मिशन पर जा रही हो उसको जल्दी से पूरा करना। अब तुम वापस जब आओगी, तुम्हारे लिए तुम्हारा मन पसंदीदा खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। परी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ जैसे वो अब वापस नहीं आ पाएगी। इससे पहले कि परी ज़्यादा भावनाओं में बह जाती, रेहान ने कहा, परी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। परी आखिरी बार सबके गले मिली और फिर वो रेहान के साथ वहाँ से निकल गई। कुछ घंटे के बाद एरोप्लेन टेक ऑफ हुआ। वो दोनों टैक्सी पकड़कर एक पोर्ट पर पहुँच गए। रेहान ने परी से कहा, हमें यहीं से एयरलैंड के लिए शिप मिलेगी। परी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, लेकिन हम उसमें जाएंगे कैसे? मेरा मतलब है, तुमने कोई इंतज़ाम किया है या फिर पहले के जैसे छुपकर ही जाना होगा? रेहान ने कहा, नहीं, हमें छुपकर ही जाना होगा। परी बोली, डन। रेहान की बात सुनने के बाद परी ने धीरे से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मिशन के पूरा होने के पहले ही हम दोनों की लाश समुद्र में मिले। ऐसे मनहूस बातें तुम ही कर सकती हो। रेहान ने परी को चिढ़ते हुए देखकर कहा। तभी उसकी नज़र एक शिप पर पड़ी जो सबसे अलग थी। उसने कहा, जल्दी चलो। वो दोनों फिर उस तरफ चले गए जहाँ से वो शिप आ रही थी। रेहान ने फिर से कहा, प्लान वैसा ही होगा जैसा हमने बनाया है। परी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। फिर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने पोर्ट वाली जगह की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। वो पास की बनी चाय की दुकान में गई और कुछ चाय ली। रेहान, उसने भी अपने कपड़े बदल लिए थे। परी को अंगूठा दिखाकर थम्स अप का इशारा किया। रेहान ने पोर्ट के लोकल शिप में सामान ढोने वाला वर्कर्स की ड्रेस पहनी हुई थी। उसने अपने कंधे पर कुछ उठाया हुआ था जिसे वो शिप की तरफ ले जा रहा था। परी भी चाय लेकर शिप की तरफ बढ़ गई। परी अंदर जाकर शिप में मौजूद नाविक को चाय दी। नाविक काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसने परी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और तो और सामान चढ़ाने के उथल पुथल में किसी ने रेहान के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परी एक सेफ जगह ढूंढकर बैठ गई। उसे रेहान की चिंता थी, पता नहीं वो कहाँ छुपा हुआ होगा। उसने रेहान को मैसेज किया कि वो कहाँ छुपी हुई है। शिप के स्टार्ट होने तक परी को कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो घबराने लगी। लेकिन जैसे ही शिप स्टार्ट हुआ उसे रेहान का मैसेज मिला, मैं यहीं पर हूँ। जब सब उतर रहे होंगे तो तुम शिप की पिछली तरफ आ जाना, क्योंकि आगे चेकिंग होगी। हम पीछे से पानी में कूदकर बाहर निकलेंगे। परी ने टाइप किया, ठीक है। जैसा कि उन्होंने प्लान किया था वैसा ही हुआ। जब शिप रुकी तो वो दोनों पानी में चीरते हुए बाहर आ गए। जैसे ही उन दोनों ने उस नई जगह के स्थल पर अपना कदम रखा तो उन दोनों की आंखें चौड़ी हो गई। परी के मुंह से एकदम से निकला, वाओ, क्या ब्यूटी है इसकी। रेहान ने कहा, शायद तभी ये लोग बाहर के लोगों को यहाँ आने नहीं देते, वरना शायद ये इतना सुंदर नहीं रहता। वो दोनों उस जगह की सुंदरता निहारने में लगे हुए थे। तभी वहाँ दो पुलिस वाले आ गए। परी और रेहान यहाँ के सुंदरता निहारने में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो पकड़े जा सकते हैं। वहाँ मौजूद दो पुलिस वालों की नज़र उन पर पड़ी तो उन्हें उन दोनों में कुछ अजीब लगा। इसलिए वो दोनों परी और रेहान के पास चलकर आए। परी का ध्यान जब पुलिस वालों पर गया तो उसने रेहान को कोहनी मारी। तब तक पुलिस वाले उनके पास पहुंच चुके थे। रेहान का भी ध्यान उन दोनों की तरफ गया तो वो स्पीचलेस था। उसने पहले परी को देखा और फिर उन पुलिस वालों को। अगर वो भाग गई तो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं से उन्हें ढूंढ ही लेंगे। उन पुलिस वालों में से एक ने कहा, कौन हो तुम लोग? आज से पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। परी ने थोड़ा हंसते हुए कहा, हम तो यहीं के हैं, गांव से शहर शिफ्ट हुए हैं। रेहान ने चैन की सांस ली। उन पुलिस वालों का शक भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर उसके सवाल ख़त्म नहीं हुए।
तुम दोनों को हमने समंदर से आते हुए देखा। हाँ, तो हम दोनों नहा रहे थे क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। ये कहते हुए परी ने सूर्य की तरफ अपना हाथ रख लिया। रेहान ने मन ही मन कहा, वाह मेरी सहेली, क्या एक्टिंग की है। मेरा तुम्हें लाने का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। लेकिन तभी उनमें से एक ने रेहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये क्यों नहीं कुछ बोल रहा। रेहान एकदम से सीधा खड़ा हो गया। वो कुछ बोलने को हुआ, तभी परी ने जवाब दिया, ये गूंगा है। उसकी बात सुनकर वो दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही रेहान ने एकदम से कहा, क्या मैं गूंगा हूँ। बेशक रेहान ने थोड़ा आराम से कहा था, लेकिन वो पुलिस वाले ज़्यादा दूर नहीं गए थे, इसलिए वो तुरंत पीछे मुड़े और उनकी तरफ भागे। परी चिल्लाई, रेहान भाग। वो दोनों भागने लगे। जाहिर सी बात है, रेहान परी से ज़्यादा तेज़ भाग रहा था, लेकिन वो परी की वजह से आराम से भागने लगा। परी ने हाँफते हुए कहा, रेहान तुम पूरी स्पीड से भाग जाओ। हम दोनों एक साथ पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर तुम इस तरह से मेरे साथ भागते रहे तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भाग सकता, रेहान ने कहा। तो परी बोली, नहीं तुम भागो, कम से कम एक के पकड़े जाने से हमें कुछ तो वक्त मिलेगा। अगर दोनों पकड़े गए तो वो लोग एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे हमें मारने के लिए। लेकिन रेहान बिल्कुल भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी परी के जिद के आगे उसे हार माननी ही पड़ी। वो तेज़ से भागने लगा। उसने परी की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि परी उसके साथ नहीं है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो परी को उन पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। परी चिल्ला रही थी, रेहान तुम भाग जाओ, किसी से मदद लेने की कोशिश करो। अगर रेहान वहाँ रहा तो दोनों पकड़े जाएंगे, तो उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन अगर वो भाग जाए तो शायद उसे किसी की मदद मिल सकती है। इसलिए वो इतनी तेज़ी से भागा कि थोड़ी ही देर में वो पुलिस वालों के आंखों के आगे से गायब हो गया था। परी भाग भाग कर बेहोश हो चुकी थी। परी को आइलैंड के राजकुमार के पास ले जाया गया, क्योंकि आइलैंड पर कानून राजा के हिसाब से चलता था। परी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। परी डर रही थी क्योंकि उसने सुना था आइलैंड का राजा बहुत ही खतरनाक है। वो किसी को नहीं छोड़ता, और तो और वो किसी के ऊपर तरस भी नहीं खाता। परी ने अपनी ज़िंदगी भगवान के हवाले कर दी। परी को किसी मुजरिम की तरह ले जाकर एक हॉल में खड़ा कर दिया गया। उसे किसी दोषी की तरह ट्रीट किया जा रहा था। परी ने एक बार नज़र उठाकर नहीं देखा। हॉल के अंदर फिर किसी के आने की आहट सुनाई दी। परी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, अपने बच्चों को याद करने लगी। उसके आंखों में से एक आंसू की बूंद नीचे गिरी, जो उसने बहुत देर से रोकी हुई थी। जो आदमी चलकर आ रहा था, उसे देखने के लिए परी ने धीरे से आंखें खोली, ताकि वो ये देख सके कि आखिर उसे कौन मारने वाला है। लेकिन जैसे ही उसने अपने करीब से गुजर रहे उस चेहरे को देखा, तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसके मुंह से एकदम से निकला, युवराज। अब आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।